नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और बीच में है इजराइल। और अब इस जंग की आग में एक देश और इस बीच में आ चुका है। जी हाँ, उस देश का नाम है लेबनान, जो वर्तमान समय में इस जंग की आग में जल रहा है। या लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में अब युद्ध रुक रहा है या सिर्फ 10 दिन का एक पॉज है, एक बड़े तूफान से पहले का। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे खेल में असली जीत आखिरकार किसकी हो रही है भाई? अमेरिका की, ईरान की या फिर किसी और देश की? आपको क्या लगता है? एक्चुअली दोस्तों, आज सुबह 9 बजे की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इजराइल लेबनान के बीच में 10 डेज़ का सीज़ फायर लागू हो चुका है। या जो ईरान की जिद थी ना कि आप मेरे सहयोगी देश के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली जो हमला किया गया था इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर, उस शर्त को अब माना गया है कि अब हम कोई हमला नहीं करेंगे। सोचिए, इतना लंबा टाइम लग गया, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है ना वो कई ज़्यादा खतरनाक है। एक्चुअली सीज़ फायर का अनाउंसमेंट अभी हुआ 9 बजे के आसपास सुबह। उससे चंद घंटों पहले इजराइल ने लेबनान वाले साउथ वाले हिस्से पर एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग कर दी। जी हाँ, मिसाइल अटैक कर दिया। इस अटैक में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए इस हमले में और पूरा साउथ लेबनान तबाह हो चुका है। जिस समय ईरान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर हुआ था, चंद घंटों बाद इजराइल ने हमला किया था। सोचिए, 100 एयर स्ट्राइक करी थी 10 मिनट के अंदर, कितनी बड़ी तबाही मचाई थी। और अब सीज़ फायर की अनाउंसमेंट से पहले इसने ये अपनी घटिया हरकत कर दी। गजब हाल है। या जो वैसे मैं आपको पहले कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि फाइनली ट्रम्प झुकेगा ईरान के सामने। या लेबनान को भी कहीं ना कहीं ये उस शांति सीज़ फायर का हिस्सा पक्का बनाएगा, क्योंकि इस समय ना ईरान के सहयोगी देश बहुत सारे हैं। तो ईरान ने फाइनली सपोर्ट किया था लेबनान का कि आपने जो उसके ऊपर हमला किया है, जो अपने बेरूत में हमला किया है, वो मेरे अलायंस है, मेरे सहयोगी है, तो यहाँ पर सीज़ फायर वाले केस में उनको भी आप लोग शामिल करोगे। तो फाइनली अब शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे भी ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इजराइल का और ट्रम्प का। या ईरान ने साफ कहा था कि जब तक लेबनान में सीज़ फायर नहीं होगा हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। तो फाइनली क्या करा कि सीज़ फायर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर अब युद्ध नहीं होगा। फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प को क्या करना पड़ा, एक फ़ोन करना पड़ा इजराइल को कि भैया तुम एक काम करो कि लेबनान पर हमला नहीं करोगे। और इजराइल ने फाइनली लेबनान के साथ में अपना क्या करा, सीज़ फायर कर दिया। यहाँ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से इन्होंने बात करी, इन्होंने लेबनान से फाइनली बोला कि ठीक है सीज़ फायर करने तैयार है, लेकिन 10 डेज़ तक, उसके बाद पक्का स्टार्ट होगी जंग। सगत लेबनान के राष्ट्रपति से बातचीत तो हुई, लेकिन रिजल्ट निकला 10 डेज़ का सीज़ फायर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे भारत के बारे में। दोस्तों भारत समय अनुसार सुबह 2:30 बजे से लागू हो चुका है ये इनका सीज़ फायर, लेकिन असली गेम ना कुछ और है। मैं आगे नहीं बोलूँगा, असली गेम कुछ और ख़तरनाक है। ये सीज़ फायर एक्चुअली पीस नहीं है। जी हाँ, ये एक्चुअली है ईरान को नेगोशिएशन विंडो या फिर नेगोशिएशन टेबल पर लाने की निंजा ट्रिक, क्योंकि पहली शांति वार्ता धराशायी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ चुका है कि भैया आप एक काम करो, जंग समाप्त करवाओ। भैया अमेरिका का बहुत बड़ा पैसा जंग में समाप्त हो चुका है, खर्च हो चुका है, और अमेरिका की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस जंग में अपना पैसा जाया करे। जी हाँ, ये पैसा है टैक्स पेयर का पैसा। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। इसलिए इसने क्या करा, इजराइल को बोला कि तुम भैया काम करो, लेबनान के ऊपर भी कोई हमला नहीं करोगे, कोई बम्बार्डिंग नहीं करोगे। लेकिन इजराइल ने, मैंने कहा ना कि 10 डेज से पहले का सारी कसरत ने पूरी कर दिया है। सोचिए, लेबनान को तबाह करके। सो गाइस, यहाँ पर शुरुआत में तो ट्रम्प काफ़ी फन्ने का बना था। याद है ईरान इजराइल की जंग में जब कूदा था, कितने फ़ख्र से बोल रहा था कि भैया मैं ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करवा दूंगा। इसको लगा कि भैया कि ये ईरान के टॉप लीडर को समाप्त करके, उनको ख़त्म करके यहाँ के रिजिम चेंज कर देगा, ईरान के ऑयल पर खुद का कब्जा स्थापित कर लेगा, मतलब उसको अपना उपनिवेश बना लेगा। लेकिन कहानी बुरी तरीके से पलट गई, और कहानी इस कदर पलट गई है कि अमेरिका की जनता इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लास्ट 1 साल में ट्रम्प के खिलाफ 4 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट कहानी इतनी ख़राब हो चुकी है ट्रम्प की राजनीति की या फिर इसकी कुर्सी की कि अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव आया था, जी हाँ, बीते कल के दिन, जिसमें ट्रम्प के बिना अनुमति ईरान पर हमला करने की ताकत को रोकने की बात करी गई है। मतलब जो इसकी पावर है ना, इसकी पावर को सीमित करा जाएगा बहुत ही जल्द। और जो वोटिंग पड़ी है उसमें 52 वोट में से 47 वोट मिले हैं यहाँ पर ट्रम्प के अगेंस्ट। सोचिए, मतलब कि बहुमत ने ये कहा कि अब और युद्ध हमको नहीं चाहिए।
यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के फैसलों पर अब भरोसा खत्म हो चुका है। तो गाइस, सीज़ फायर की घोषणा से कुछ घंटों पहले इजराइल ने जो किया है ना, फाइनली डैमेज मोड जो अपना चालू रखा है, तो कहने के इजराइल खुद को आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट में डालने वाला है। और ध्यान रखिएगा कि इजराइल के साथ में अब ट्रंप भी शायद ज़्यादा सहयोग उसका ना दे पाएँ, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम चेक करेंगे तो साउथ लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक से स्कूल, हॉस्पिटल, जितने भी दूसरे रेजिडेंशियल एरिया थे जहाँ पे आम नागरिक रहते थे, वो तब चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, खंडर बन चुके हैं, राख बन चुकी है। लेबनान का बहुत नुकसान करा इजराइल ने। तो इसके अलावा जो कासमिया ब्रिज है उसको तक इजराइल ने तबाह कर दिया है। ये लेबनान की एक बहुत बड़ी दोस्तों बैकबोन था ये ब्रिज, या ये ब्रिज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा योगदान देता था। ये लितानी रिवर के पार कनेक्शन देता था। 1 लाख लोगों की सप्लाई लाइन थी ये, मतलब कि सिर्फ हमला नहीं, पूरा सिस्टम इजराइल ने इस हमले के बाद में लेबनान का काट दिया है। कम्युनिकेशंस ब्रेक। जी हाँ, सीज़ फायर से पहले ये सब इसने हरकत की है। आपको याद होगा वैसे इजराइल के अंदर ना इंसानियत है नहीं, ठीक है। इसके जंग को, नियम, कायदे कानून इजराइल को नहीं पता। आपको याद होगा इजराइल ने किस तरह से ईरान के हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बार्डिंग करी थी। जो अपनी हेल्थ का इलाज करवाने आए थे उनकी जीवन रेखा को इसने समाप्त कर दिया था बॉम्बार्डिंग के बाद। आपको याद होगा इजराइल ने किस तरह से जहाँ पर स्कूल के ऊपर बॉम्बार्डिंग करी थी, उस स्कूल में छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे, इजराइल ने ये हमला किया था। इजराइल ने उसके चंद घंटों पहले आपको याद होगा किस तरह से स्पोर्ट्स अकेडमी के ऊपर इसने अपनी बॉम्बार्डिंग करी थी, मिसाइल अटैक किया था। इजराइल ना, सच में कह रहा हूँ कि अपनी शायद उल्टी गिनती करना स्टार्ट कर चुका है शायद, और बहुत ही जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि भैया ईरान की रिजीम चेंज करने का सपना देखा था ट्रंप, बल्कि इजराइल की रिजीम हो जाए चेंज कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय ईरान के सपोर्ट में कौन कौन है, रूस भी है और चीन भी है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सीज़ फायर से पहले जो हरकत इसने करके दिखाई है ना, तो कहीं ना कहीं सीज़ फायर का विश्वास इसने क्या कर दिया, डगमगा दिया है, ख़त्म कर दिया एक तरह से। तो अब बात करते हैं इस कहानी के दूसरे पक्ष की, हिजबुल्लाह के बारे में। नाम तो आपने सुना होगा। तो हिजबुल्लाह ने लेबनान की असली फोर्स जो ज़मीन पर इजराइल से लड़ रही थी, उन्होंने वीडियो जारी किया। जी हाँ, मॉडर्न रॉकेट अटैक किए और नॉर्दर्न इजराइल में लगातार सायरन बज रहे थे आज। या हिजबुल्लाह का इजराइल को साफ साफ मैसेज था कि हम सीज फायर से नहीं बंधे हैं। हिजबुल्लाह ने साफ साफ ये बोल दिया कि भैया आओ कभी हवेली में, आओ खेलें फायर। मतलब कि टैंक तबाह कर दिए, बॉर्डर पर दबाव अभी भी जारी है, और ये युद्ध सरकारों का नहीं है, एक्चुअली ज़मीन पर लड़ने वालों का बन चुका है, अब आम जनता का बन चुका है कहीं ना कहीं। या सोचिए, ईरान के साथ में वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम बिल्कुल दिल से साथ दे रही है। इसके अलावा ईरान ने एक्चुअली अपने रिश्ते काफ़ी मजबूत करे हैं, ठीक है, अन्य देश भी उसको काफ़ी दिल से सहयोग दे रहे हैं। सो गाइस, ये युद्ध, मैं अगेन बोलूँगा कि ये युद्ध एक बहुत बड़े स्केल पर जंग होने वाली है बहुत ही जल्द। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर सबसे बड़ी गले की फांस बना हुआ है, ना तो उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन पा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका होगा क्या। जी हाँ, वो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। रोज़ 2 करोड़ बैरल ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सबकी निगाहें हैं। जी हाँ, ईरान कहता है कि इस पर टोल वसूली मैं करूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर 100% मेरा अधिकार होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अमेरिका कहता है कि नहीं, इस पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन अब जो सेकंड शांति वार्ता होगी, अब चलेगा पता कि उसमें आखिरकार कौन कितना झुकेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान बिल्कुल अंगद का पैर बना हुआ है, वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सोचिए, ईरान एक छोटा सा देश, एक कमज़ोर देश, जिसे हम समझने की गलती कर रहे थे इतने सालों से, आज उस छोटे से देश ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के साफ साफ अपनी 3 शर्तें सुनाई हैं। जी हाँ, मानो ये शर्तें, वरना एक काम करो, आने वाले 10 साल तक मैं इस जंग को खींच सकता हूँ, चला सकता हूँ। और वैसे भी अब इसको रूस का सपोर्ट मिल चुका है, चीन का सपोर्ट मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जंग और लंबी आराम से खींच सकता है, इतना कैपेबल हो चुका है। और अगर हम डेप्थ में ईरान को समझे दोस्तों, तो इसकी जो शर्तें हैं ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले इसकी 3 शर्त थी। पहली शर्त ये थी कि मुझे न्यूक्लियर पावर बनने से अमेरिका नहीं रोकेगा। दूसरी शर्त इसकी ये थी कि जितना मेरा फाइनेंशियली लॉस हुआ है इस जंग में, उसकी भरपाई करेगा यूएस या फिर इजराइल। और तीसरी इसकी शर्त फाइनली ये रखी गई थी इसके द्वारा कि भैया फ्यूचर में कभी भी अमेरिका मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, कोई भी देश मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, ये इसकी मुझे अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए। लेकिन इसमें इसने अपनी एक शर्त और ऐड कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, कि इस पर मेरा अधिकार होगा।
कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, सोचिए इतनी बड़ी बात बोलने के लिए। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वही जो काफ़ी सारे देशों की एक लाइफ लाइन है, मतलब कि सप्लाई चालू, ब्लॉकेड बेअसर रहा था बीते करके दिन इस समय अमेरिका का। वो पल तो आपको याद होगा ना, किस तरह से ब्लॉकेड लगाया था। जी हाँ, अमेरिका ने बड़ा फ़ख्र से कि भैया कोई नहीं, चीन आया, ठीक है, माल उठाया ईरान से, मतलब कि अपने शिप के अंदर क्रूड ऑयल भरवाया और चलते बना। है हिम्मत तो मेरे इस शिप को तो रोक के दिखा। और केवल ट्रम्प फाइनली देखता रह गया आते हुए जहाज़ों को और माल भरवा करके जाते हुए, बस ये किया है कल। मतलब कि इस समय अमेरिका के छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है। वो भी किसकी वजह से? ट्रम्प के ईगो की वजह से, ट्रम्प की जिद की वजह से। जंग थी ईरान और इजराइल की, कूद पड़ा अमेरिका। जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, कूद रहा है इस समय अमेरिका। सोचिए कितना बड़ा अमेरिका की जनता का टैक्स का पैसा ये ऐसे ही यहाँ पर बहा रहा है। सोचिए अमेरिका में जो गैस की कीमतें हैं वो 20 से 30% तक बढ़ चुकी है। ये एक्चुअली युद्ध मिसाइल से नहीं, कभी कभी तेल से भी जीता जाता है। भाई ट्रम्प को ये लगा था कि मैं ईरान पे हमला करूंगा, रिजिम चेंज कर दूंगा, कुछ समय के लिए क्या होगी, यहाँ पर जो सप्लाई होगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की हो जाएगी बाधित, तो लोग मुझसे ऑयल परचेज करेंगे, तो मैं ऑयल को महंगे दाम में करूँगा सेल, उससे एक मोटा प्रॉफिट कमाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने रची थी अपने माइंड में ट्रम्प ने, लेकिन वो तमाम सपने निकले मुंगेरी लाल के सपने। वो तमाम सपने क्या हो गए? धराशायी हो गए। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार अरब देश किसके साथ में है। ये सबसे बड़ा सवाल हम सबके जहन के अंदर घूम रहा है काफ़ी टाइम से। सो गाइस अगर हम देखें यहाँ पर कि जैसे कि जो US सेंटकॉम है उसका एक बयान आया था कि UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन ये सभी टीम है आपके USA के साथ। लेकिन अंदर से ना कहानी कुछ और दिख रही है। सोचिए ट्रम्प ने नाटो देशों से हेल्प मांगी थी, नाटो देश ने डायरेक्ट मना नहीं करा और ना ही हेल्प डायरेक्ट ट्रम्प के द्वारा मांगी गई थी। सच कहूँ तो वो तमाम देश भी ट्रम्प के सेक्शन से काफ़ी खफा हैं, काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और यूरोपीय संघ ऑलरेडी इससे काफ़ी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का भूत सवार हुआ था ट्रम्प को। जो देश इसके दोस्त थे रेसिप्रोकल टैरिफ वाली सनक की वजह से वो आज इसके दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने अपनी यूरो में उस मुद्रा के अंदर अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, डॉलर पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर दी है। अब सोचिए अगर तमाम देश अपना अपना ग्रुप बना करके अपने अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च कर दे, एज फॉर एग्जांपल ब्रिक्स देश, तो क्या होगा इसका हाल? सोचिए एक बार। यानी कि वही देश जो बाहर से न्यूट्रल दिखते हैं कहीं ना कहीं अंदर से भरे पड़े हैं ट्रम्प को लेकर के। या मिडल ईस्ट में दोस्ती नहीं, एक्चुअली सिर्फ हित होते हैं। जो उल्लू सीधा कर सकता है हमारा, हम उसके साथ दोस्ती कर लेंगे। जी और ख़ास तौर पर इसमें महारत हासिल है ट्रम्प को। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगानी अपने हित के लिए। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ और समझते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका की अंदर की कहानी को। देखिए ईरान का जो दावा या फिर ईरान की जो राजनीति है ना वो काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है हमको। जी हाँ, इसकी राजनीति काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राजनीति है। ये अपनी जनता को अपने साथ लेके चल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जनता को ना ट्रम्प कुछ नहीं समझता। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जो ट्रम्प ने खुद अपलोड किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि वो गार्बेज जनता के ऊपर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर रहा था। वो तो वीडियो आपको याद होगा। सोचिए ट्रम्प के इतने बेहुदा मजाक, जी हाँ बेहुदा कहते हैं स्टेटमेंट, ऐसे नेता को तो कल नहीं बल्कि आज ही कुर्सी से उठा करके फेंक देना चाहिए। किसी भी देश को कुछ नहीं समझता, जब मर्जी आए कुछ भी बकवास करना शुरू कर देता है। और अभी हाल ही में क्या था कि अभी हाल ही में चंद घंटों पहले ट्रम्प ने ये दावा किया है भैया कि ईरान शांति वार्ता के लिए तैयार हो चुका है, सेकंड शांति वार्ता तैयार हो चुका है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ऐसा बोल रहा है, जबकि अब तक कोई भी कन्फर्मेशंस, कोई भी ट्वीट या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी मैसेज ईरान की तरफ से जारी नहीं हुआ है। कुछ भी इसका मन में आया बोल सकता है ये। सोचिए इसने हमारे PM मोदी जी के लिए क्या कहा था, अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे ये कहा था कि ये PM मोदी जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकता है। क्यों भाई, तेरे पास ऐसा क्या है? एपिस्टीन फाइल? आपको क्या लगता है? चलिए वापस आना टॉपिक की तरफ। ठीक है, एक्चुअली सच्चाई क्या है ना, ये युद्ध खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि सच में ख़त्म हुआ है फिर नहीं हुआ है। अभी तो बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सीज़ फायर होने के बाद में भी लोग सीज़ फायर चंद सेकंडों में ब्रेक कर देते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल 10 दिन का सीज़ फायर का ठप्पा लग चुका है। ठीक है, ठप्पे की इंक कब समाप्त हो जाएगी कुछ नहीं पता। लेकिन ज़मीन पर तनावना आज भी बरकरार है। हिजबुल्ला अभी रुका नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रम्प के ऊपर दबाव अलग से बना हुआ है। जी हाँ, वोटिंग के बाद में शायद इसकी आंखें खुल गई हों।
बाकी दोस्तों विराट काल है, विपरीत बुद्धि। बाकी ये ट्रम्प 60 साल से ऊपर का हो चुका है, ये 74 ईयर का है, तो शायद उम्र का तकाजा होगा, इसलिए ये बहकी बहकी बातें करते रहता है। और इस वोटिंग के बाद या ट्रम्प अपने कदम शायद पीछे कर लेगा और उसके बाद इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मैं अगेन बोलूँगा दोस्तों कि यूएन ने साफ साफ जितने भी नाटो के देश हैं उनको बोल दिया कि आप कोई भी वेपन्स इजराइल को नहीं दोगे, इजराइल को सेल नहीं करोगे, वेपन्स की डील आप इजराइल के साथ में कोई भी देश अब नहीं करेगा। एक्चुअली इटली के ना इसके साथ एक डील थी, उसको भी इसने क्या कर दिया, इटली ने कैंसिल कर दिया है। सोचो एक्चुअली जो दुनिया है ना अब वो इस जंग से थक चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाधित होने के बाद में काफ़ी सारे देशों के अंदर महंगाई काफ़ी चरम पर पहुंच चुकी है। हमारे देश का हाल आप लोग देख रहे होंगे, या किस तरह से जो आम मजदूर शहरों में रोजगार के लिए आई थी वो अब रिवर्स प्लान कर रही है, वापस अपने घर जा रहे हैं। और जी जो कुछ लोग हैं यहाँ पर वो लोग ब्लैक में गैस परचेस कर रहे हैं। जी हाँ, 4 गुना 5 गुना प्राइस में लोग अपना सिलेंडर भरवा रहे हैं, सोचिए। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर अब आप क्या सोचते हो, क्या अमेरिका की पावर कम हो रही है? क्या ट्रम्प की वजह से अमेरिका की छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है? आप क्या सोचते हो? क्या दुनिया अब एक नई दिशा में जा रही है, जी हाँ, जंग वाली दिशा में, या फिर सच में अब बहुत ही जल्द शांति आने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।